वृत्त, गोला, सीधा चालक बहुत पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे ये चीज़, लंबी परिनालिका के कारण, लंबी परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। परिनालिका क्या होता है? देखो, किसी भी विद्युत रोधी पदार्थ लेंगे, उसके ऊपर तांबे के तार को लपेटेंगे तो बनेगा कुंडली। अगर कुंडली बहुत लंबा हो जाता है तो उसको बोला जाता है परिनालिका। जैसे ये, इसको मान लेते हैं हम लोग कोई विद्युत रोधी पदार्थ है, और सही बात है कि पेन है, तो पेन प्लास्टिक का बना है तो विद्युत रोधी पदार्थ है। बाद में करेंगे ना, वो 6:30 के बाद। अब ये तांबे का तार है, कवर लगा हुआ है, अगर इसको इसके ऊपर ऐसे ऐसे लपेट के, नहीं पास ना लपेटेंगे तो क्या बनेगा? कुंडली बनेगा। कुंडली बन गया, रुक नहीं रहा है टाइम पे, कुंडली बन गया। ये कुंडली क्या कहलाएगा? परिनालिका। अब परिनालिका बहुत सारे प्रकार के होंगे। अगर परिनालिका की लंबाई बहुत ज़्यादा हो, क्या हो? लंबाई बहुत ज़्यादा हो और उसका त्रिज्या बहुत कम हो। ढक्कन खोलो। त्रिज्या का मतलब ये गोला गोला बना है ना, इस गोला गोला एक वृत्त मान लो इसको, इस छोटे से वृत्त की भी त्रिज्या होगी। अगर त्रिज्या का मान बहुत कम है और इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है तो उसको बोला जाएगा एक आदर्श परिनालिका। अगर मैं इसके रिफिल से बनाऊं इसको तो वो क्या कहलाएगा? आदर्श परिनालिका। विद्युत रोधी पदार्थ के ऊपर तांबे के तार को लपेट कर बनाया जाएगा, वो कहलाएगा परिनालिका। अगर लंबाई बहुत ज़्यादा हो, त्रिज्या बहुत कम हो तो उसको बोला जाएगा आदर्श परिनालिका। अब लंबी परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र पढ़ेंगे। ये रहा डायग्राम, किस चीज़ के लिए? लंबी परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। देखो, ये तुम लोगों को आयत दिख रहा होगा ये वाला, लेकिन इसको क्या इमेजिन करना है? परिनालिका। हालांकि नहीं हो पाएगा, लेकिन तुम लोगों को मान के चलना है कि ये क्या है? इसमें बहुत सारे चीज़ तार लपेटे हुए हैं ना, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अगर वो लपेटा हुआ दिखाई देगा तो फिर ये दिखाई नहीं देगा, तो इसीलिए मैं नहीं लपेट रहा हूँ। तो ये जो चीज़ दिख रहा है, ये चतुर्भुज आयत टाइप का, उसको क्या मान लेना है? परिनालिका। परिनालिका के अंदर एक तो ये क्या है? वर्ग या आयत, कुछ भी मान लो, वर्ग या आयत परिनालिका के अंदर है। अब इसमें कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है वो हमको ज्ञात करना है। इसके बारे में विवरण क्या लिख सकते हैं? माना कि एक परिनालिका है, माना कि एक परिनालिका है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। अब धारा प्रवाहित करना है, I धारा प्रवाहित हो रही है। इस परिनालिका में एक आयत ABCD रखा गया है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये परिनालिका है, इसमें कुंडली होंगे, फेरों की संख्या होगी, इसके बाद भी और कुछ चीज़ होंगे। तो ये किसके नियम से काम करेगा? ये एम्पियर का परिपथीय नियम से कार्य करेगा। तो जैसे पिछले सवाल में हम लोग कार्यक्रम चालू किए थे, वैसे यहाँ भी करना पड़ेगा। नहीं, वो मैं बता रहा हूँ अभी, 1-2 लाइन छोड़ दो ना, विवरण के लिए 1-2 लाइन छोड़ दो। हाँ, तो ये तो और अच्छी बात है। ये भी चालू होगा एम्पियर के परिपथीय नियम से। एम्पियर के परिपथीय नियम से। एम्पियर का परिपथीय नियम कहाँ से चालू होता है? समाकलन BDL बराबर, अब देखो एक ही चीज़ करते हैं, तीर हटाएंगे तो क्या लगेगा? cos थीटा। अब मत बोलना कि ये चीज़ें कठिन होती हैं, कठिन नहीं होते हैं, सब सवाल एक ही जैसा आ रहा है। आयत ABCD के सभी भुजाओं के लिए सबके लिए अलग अलग निकलेगा। समाकलन BDL बराबर, देखो यहाँ पे cos थीटा लग गया। सबसे पहले भुजा कौन सी है? AB। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं A से लेकर B तक के लिए। यहाँ पे हो जाएगा BDL। अब लिखना है cos थीटा। दूसरा क्या हो जाएगा?
समाकलन ए बी का हो गया बी से लेकर सी तक, तो यहाँ हो जाएगा बी सी, बी और डी एल, यहाँ भी आ जाएगा कॉस थीटा। और तीसरा क्या हो जाएगा बी डी एल, कहाँ से कहाँ तक, सी से लेकर डी तक। चौथा को नीचे लिखते हैं, लेकिन मैं चौथा को कहाँ लिख रहा हूँ, ऊपर। समाकलन बी डी एल कॉस कितना हो जाएगा, ए से लेकर डी तक कॉस थीटा। अब थीटा का सब में क्या करना पड़ेगा, मान रखना पड़ेगा। अगर ए से बी तक मान करें तो ये सीधी रेखा में है, तो सीधी रेखा में कितने अंश का कोण बनेगा, 0। यहाँ से जैसे ही ऊपर जाते हैं, अब यहाँ से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो बी से सी वाले में कॉस थीटा कितना लेना है, 90 डिग्री लेना है। अब ये तो बाहर है, परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र होता है 0, तो सी डी बाहर है तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ ए से डी तक जाएंगे तो इस रेखा के साथ ये वाला रेखा कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 90 का बनाएगा। तो ये वाला भी 90, ये वाला भी 90, और ये वाला तो पहले से हो गया है 0, तो बचा कौन सा, एक ठो। ए से लेकर बी तक बी डी एल कॉस थीटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस 0 अंश। ए से लेकर बी तक, ए से लेकर कहाँ तक, बी तक, ए से लेकर बी तक सीधा रेखा है तो कितना डिग्री हो जाएगा, 0, इसीलिए लिखा गया 0। फिर इस वाले में आते हैं, समाकलन बी डी एल बी से लेकर सी वाले में। जैसे ही बी से सी में जाते हैं तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनता है, 90, तो यहाँ पे कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। फिर तीसरे वाले में सी से लेकर डी तक में बी डी एल गुणा कितना हो जाएगा, 0। क्यों होगा 0, क्योंकि इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है 0। लास्ट ए से लेकर डी तक है, डी एल कॉस थीटा ए से लेकर डी तक, तो इसका मान भी कितना हो जाएगा, 90, और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो ये बी और डी एल ये वाला बचेगा, कॉस 0 अंश का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पे 90 अंश है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0, ये तो बाहर है इसलिए 0 हो जाएगा, और ये वाला भी 90 अंश आएगा इसलिए ये भी हो जाएगा 0। तो 3 ठो हो गए 0, तो बचा क्या, समाकलन बी डी एल, 1 का गुणा हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही यहाँ आ रहा है। जो चीज़ समाकलन नहीं होगा उसको निकाल देंगे समाकलन से बाहर, तो अंदर क्या बच जाएगा, डी एल। देखो यहाँ पे वृत्त बना था तो वृत्त का क्या लिए थे, वृत्त की परिधि। यहाँ पे ए से बी तक है, क्या है, सिर्फ ए से बी तक है। अब ए से बी तक एक भुजा होती है, क्या होती है, एक भुजा होती है। तो बी ए से बी तक की भुजा की लंबाई ले लेंगे, तो भुजा की लंबाई कितनी है, x। तो बी डी एल का वैल्यू कितना निकल गया, b और x। इसको शॉर्ट में, अगर शॉर्ट में नहीं, इसको अगर लाइन से ऐसे नीचे लिखते जाएं तो क्या हो जाएगा, समाकलन बी डी एल बराबर b और साइड में आ जाएगा x। अब इस पे अप्लाई करेंगे हम लोग किसका प्रमेय, एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर के नियम से, एम्पियर के नियम से क्या होता है, समाकलन बी डी एल बराबर म्यू 0 आई, ऐसा होता है। लेकिन अगर फेरों की संख्या कितनी हो, n हो, फेरों की संख्या n हो, तो म्यू 0 आई में क्या जुड़ जाएगा, n। अब n तो है लेकिन एक फेरा भुजा की लंबाई कितनी है, x, तो जितनी लंबी होगी उतनी ज़्यादा क्या होंगे, फेरे होंगे। तो लंबाई x है तो फेरे nx हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा एम्पियर का परिपथीय नियम। इसको मान लेंगे समीकरण 2 और इसको मान लेंगे समीकरण 1। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखोगे तो ये वाला पक्ष इस पक्ष को काट देगा जैसे पिछले बार कटा था।
ये वाला किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, और यहाँ से x भी कट जाएगा इसके साथ, तो बचेगा म्यू 0 n और i, यही हो जाएगा इसका फाइनल व्यंजक। तो थोड़े से बाद टाइम बाद मैं निकालूंगा, अभी एक बार लिख लो फिर समझाऊंगा। इसके बाद 1-2 लाइन का और सवाल है। सवाल में 1-2 लाइन बचे थे, क्या बचे थे, इस समीकरण का और इस समीकरण का हमको करना था तुलना। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से यहाँ पे ध्यान से देखने पे एक चीज़ मिलता है कि समाकलन b dl का मान है bx, तो समाकलन b dl के जगह पे कितना हो जाएगा bx, तो bx बराबर म्यू 0 i n और x था, x से x कट जाएगा, तो b का मान कितना निकल जाएगा म्यू 0 n i, और यही हो जाएगा इस सवाल का फाइनल व्यंजक।